नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मौर्य वंश का इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मौर्य वंश से संबंधित वीडियोज़ देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैंने जो प्रश्न लिए हैं उनका प्रारूप एक लाइन वाला है, मतलब कि मैंने प्रश्नों के लिए किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया है। मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और आंसर बताता जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे उत्तर बताने से पहले अपना उत्तर बताने का प्रयास करें। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए। इस संबंध में अशोक ने 2 आदेश जारी किए। यह 2 आदेश किन स्थानों पर सुरक्षित हैं। तो जब अशोक ने कलिंग को जीता, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो कलिंग की प्रजा का क्या हुआ आगे। तो कलिंग की प्रजा के लिए अशोक ने जो राज्यादेश जारी किए थे उसको 2 अभिलेखों में खुदवाए गए थे। तो आपको उन अभिलेखों का नाम बताना है। तो एक तो है धौली जो अपने उड़ीसा में है, धौली, दूसरा है जौगढ़। तो धौली और जौगढ़ इन दोनों का नाम याद रखेंगे। ये दोनों जो है पृथक कलिंग प्रशासन अभिलेख के नाम से भी जाने जाते हैं और इन दोनों अभिलेखों में कलिंग की प्रजा को संबोधित किया गया है। वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी कार्यरत होंगे उनको संबोधित किया गया है और अशोक ने कहा है कि कलिंग की प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। वो अपने अधिकारियों को इस तरह से आदेश देता है। तो धौली और जौगढ़ ये दोनों अभिलेखों में ये चीज़ कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सम्राट अशोक के विषय में अधिकांश जो जानकारी है वो उसके द्वारा जारी किए गए अभिलेखों से प्राप्त होता है। हालांकि उस समय के जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनसे भी अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, लेकिन अभिलेख बहुत बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के साम्राज्य के विषय में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है। 1 मिनट, हाँ यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन मतलब एक जैसा क्वेश्चन ले लिया क्या। सम्राट अशोक के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उसका अभिलेख। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, सम्राट अशोक के साम्राज्य के विषय में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है, तो ये भी वही होगा। अगला क्वेश्चन, ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध था। तो ताम्रलिप्ति नामक कोई स्थान है जो किस लिए प्रसिद्ध था ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो ताम्रलिप्ति है ना, बंगाल में था। आज का जो बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, तो उस तरफ था ताम्रलिप्ति और ये एक बंदरगाह था। देखो, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और इस तरफ मतलब पूर्वोत्तर भारत में व्यापार का प्रमुख केंद्र भी रहा, मतलब वहाँ से जो है व्यापारिक जहाज बाहर जाते रहे होंगे। तो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तिब्बती जनश्रुति के अनुसार सम्राट अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की। ये होना था पूरा, ये छूट गया। तो सम्राट अशोक ने नेपाल में एक नगर की स्थापना की थी। ये तिब्बती जनश्रुति के अनुसार पता चलता है। तो आप लोगों को उस नगर का नाम बताना है। तो ललित पत्तन, नाम याद रखेंगे, ललित पत्तन नामक नगर की स्थापना की थी अशोक ने। कहाँ पर, नेपाल में। वहीं अशोक की पुत्री जिसका नाम था चारुमती, उसने नेपाल में देवपत्तन नामक नगर की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, अशोक ने ललित पत्तन और अशोक की पुत्री चारुमती ने देवपत्तन नामक नगर की स्थापना की थी। कहाँ पर, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कर नीति के विषय में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो नेपाल की तराई से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, रोमिनडेई अभिलेख। तो इस अभिलेख से अशोक का जो कर नीति है उसके बारे में पता चलता है। जब अशोक लुम्बिनी गया हुआ था तब उसने वहाँ पर ये अभिलेख खुदवाया था। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल है। तो अशोक जो है लुम्बिनी क्षेत्र में अपना जो कर है, भू राजस्व है, उसमें कुछ कटौती करता है, कम करता है। नॉर्मली क्या होता है, अशोक के समय में 1/6
बाकी स्थानों पर लिया जाता था, लेकिन जो लुम्बिनी था वहाँ पर 1/8 लेना तय करता है, मतलब कि उपज का 8वां हिस्सा कर के रूप में लेना तय करता है। ये रुम्बिनदेही अभिलेख से पता चलता है और ये केवल और केवल लुम्बिनी के लिए था, लुम्बिनी क्षेत्र के लिए। बाकी साम्राज्य के बाकी हिस्से में 1/6 ही रहा। तो ये रुम्बिनदेही अभिलेख से पता चलता है, जो नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अंगीकार करने से पहले किस मत के अनुयायी थे? तो सम्राट अशोक पहले ब्राह्मण मत का अनुयायी था और ये जो है शिव का उपासक था, शिव जी का उपासक था। ये कहाँ से पता चलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है। तो सम्राट अशोक शिव जी के उपासक थे बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए होना था? ये तो किस बौद्ध भिक्षु से क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए? तो उपगुप्त नाम याद रखेंगे, उपगुप्त। तो इन्होंने जो है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये इसके अलावा ना एक और नाम मिलता है, दीपवंश जो है, दीपवंश और महावंश, उसके अनुसार एक बालक था जिसका नाम था निग्रोथ। तो ये एक बौद्ध भिक्षु था। तो इससे प्रभावित होकर के अपने जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन अधिकतर उपगुप्त को माना जाता है। लेकिन दोनों चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ये जो निग्रोथ है ना, ये दीपवंश और महावंश के अनुसार है। कोई बालक था निग्रोथ नाम का बौद्ध भिक्षु, तो इससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। वहीं उपगुप्त इसका नाम भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था, यह किस पहाड़ी पर निर्मित किए गए थे? तो देखो, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ये जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो बराबर की पहाड़ियों पर। ये कहाँ है बराबर की पहाड़ी? तो बिहार के गया जिले में है बराबर की पहाड़ी। और यहाँ पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें से पहला गुफा का नाम था कर्ण, दूसरे का नाम था चोपर, तीसरे का नाम था सुदामा, चौथे का नाम था विश्व झोपड़ी। तो ये जो है आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने किन 4 प्रमुख नगरों का उल्लेख किया है? मेगस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था, इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की और उसमें इसने भारत के 4 प्रमुख नगरों के नामों का उल्लेख किया है। तो ये नगर कौन कौन से थे? पहला तो था तक्षशिला, जो पश्चिमोत्तर भारत में है, जहाँ विश्वविद्यालय भी था, तक्षशिला। दूसरा पाटलिपुत्र, जो मौर्यों की राजधानी थी। तीसरा अवंती, मतलब कि उज्जैनी। चौथा कौशाम्बी। तो इन 4 नगरों का नाम अपना जो मेगस्थनीज है लिखता है। तब फिर से सुनिएगा एक बार, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, अवंती और कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, अशोक धम्म यात्रा के तहत सर्वप्रथम किस स्थान पर गया था? तो अशोक ने जो है धम्म यात्रा की थी, मतलब जो गौतम बुद्ध जी से संबंधित जो स्थल थे वहाँ की उसने यात्रा की। तो उस यात्रा में वो सबसे पहले कहाँ गया? तो बोधगया। बोधगया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ अशोक सबसे पहले गया। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक के 20 वर्ष बीच में तहत किस स्थान, अच्छा ये ना कुछ मिस्टेक हो गया, ये ऐसा था, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक के 20वें वर्ष धम्म यात्रा के तहत किस स्थान पर गए? ये 20वें वर्ष है। तो 20वें वर्ष में धम्म यात्रा के तहत कहाँ पर गए थे? तो ये लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी की जन्म स्थली है वहाँ पर गए थे, वहाँ की उन्होंने यात्रा की। और जब लुम्बिनी पहुँचे तो वहाँ के लोगों को उन्होंने राहत देते हुए जो भू राजस्व की दर है उसको घटा करके 1/8 कर दिया, जो उसके रुम्बिनदेही अभिलेख से पता चलता है। नॉर्मली 1/6 लिया जाता था बाकी साम्राज्य में, लेकिन जो लुम्बिनी है वहाँ पर उपज का 8वां हिस्सा लिया जाता था। ये राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जब अशोक लुम्बिनी गए थे उस समय ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। और आगे चल करके शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, उसने इन 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है? मतलब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये किस अभिलेख से स्पष्ट होता है? तो ये भाबरू अभिलेख, भाबरू
कहाँ पर है भाबरू? तो राजस्थान के विराट नामक स्थान पर है भाबरू। तो वहाँ से पता चलता है कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और इसमें ना ये जो भाबरू अभिलेख है इसमें धम्म का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अशोक के जो दूसरे अभिलेख थे, जो उसके शासनादेश थे, तो उसमें भी अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सारनाथ का लेख, सांची का लेख, कौशाम्बी का लेख, इन सब से भी अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन सर्वाधिक प्रमाण जिसमें अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है वो है भाबरू। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में उन लोगों को क्या कहा जाता था जो वेद विरोधी अथवा ब्राह्मण विरोधी होते थे? तो इनको क्या कहते थे? श्रमण। देखो, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी मतलब जिनको जो अपने बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं, जैन धर्म से संबंधित लोग हैं, आजीवक संप्रदाय से संबंधित लोग हैं, इनका वेदों में आस्था नहीं होता था, ब्राह्मणों में आस्था नहीं होता था। तो इनको जो है क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। ध्यान रखना, श्रमण वेद विरोधी अथवा ब्राह्मण विरोधी। सम्राट अशोक के समय किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है, तो जो तीसरा वाला है अशोक के टाइम पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, यह किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व। कब? 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र नगर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मोगलीपुत्तिस ने। मोगलीपुत्तिस, ये जो है मोगलीपुत्तिस, इसने जो है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति था उसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, अक्सर पूछा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति किस पीटक का संकलन हुआ? यहाँ बीच में आना था। तृतीय बौद्ध संगीति में किस पीटक का संकलन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिधम्म पीटक। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनको पीटक कहा जाता है। 3 पीटक हैं, तो इसीलिए इसको त्रिपीटक कहा जाता है। हाँ, तो जो प्रथम 2 पीटक हैं, सूत पीटक और विनय पीटक, उनका संकलन तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, लेकिन जो तीसरा पीटक है अभिधम्म पीटक, इसका संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो उनमें अधिकतर में जो लिपि है ना वो है ब्राह्मी। तो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेख। ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दूसरी लिपियों में भी प्राप्त हुआ है, जैसे कि खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। अधिकतर ब्राह्मी लिपि से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजने का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो एक अंग्रेज था टी कैंथलर, तो इसने जो है सर्वप्रथम 1750 में अशोक के अभिलेखों को खोजा था। कहाँ पर? तो जो दिल्ली मेरठ वाला है ना, जो दिल्ली में है, दिल्ली में जिसको दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तो इसको सर्वप्रथम खोजा गया था टी कैंथलर के द्वारा 1750 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के नाम से ये जाना जाता है। पहले ये मेरठ में था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में ला करके स्थापित किया, इसीलिए इसको दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो देखो, जो सम्राट अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे और उसका ज्ञान जो है भारतीयों ने खो दिया था, तो इसको सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, तो इसने जो है जेम्स प्रिंसेप, इसने जो है सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। कब? 1737। ध्यान रखना, 1737 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है? मतलब सम्राट अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें 2 भाषाओं का, 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो ये है कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख, जिसको शार-ए-कुन्ना अभिलेख भी बोला जाता है, शार-ए-कुन्ना। अब कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, तो वहाँ से ये प्राप्त हुआ था और ये जो है ग्रीक और आर्मेक 2 लिपियों में खुदा हुआ है, तो इसको जो है द्विभाषी अभिलेख भी कहा जाता है। 2 सेकंड। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभिलेख पृथक कलिंग अभिलेख के रूप में जाना जाता है? तो धौली और जौगढ़,
धौली और जौगड़, जिसमें कलिंग की जनता के लिए अशोक जो है आदेश देता है। तो धौली और जौगड़ ये पृथक कलिंग अभिलेख के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक द्वारा जारी किए गए सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, केवल एक अभिलेख का विषय आर्थिक था, वह कौन सा है? तो कौन सा है वह अभिलेख जिसका विषय जो है आर्थिक था? देखो, जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं सब प्रशासनिक थे, लेकिन एक है आर्थिक, मतलब अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, तो वो है रोमिनदेई अभिलेख। रोमिनदेई अभिलेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है, जिसमें जो भू राजस्व की दर है 1/6 से 1/8 किए जाने का उल्लेख मिलता है, केवल लुम्बिनी क्षेत्र के लिए। तो इससे जो है अशोक के भू राजस्व के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक द्वारा जारी किए गए वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक द्वारा जो वृहद शिलालेख जारी किए गए थे उनकी संख्या 14 है, जो कि विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों की संख्या 14 है और वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? वर्तमान भारत, इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, हमारा जो भारत है आज जैसा है पहले वैसा नहीं था। जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो सब भी हमारे भारत का अंग हुआ करता था। इधर बांग्लादेश, ये भी हमारे भारत का अंग हुआ करता था। तो उस समय मौर्यों के टाइम पर ये पूरा का पूरा एक भारत होता था, अखंड भारत होता था। लेकिन आज के टाइम पर विभाजन हो चुका है। तो आज हमारा जो भारत है, यहाँ से जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें लिपि क्या है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ब्राह्मी लिपि, वर्तमान भारत से जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें लिपि क्या है? ब्राह्मी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो वर्तमान भारत में तो ब्राह्मी लिपि से प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि के अधिकांश अभिलेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाकिस्तान, वर्तमान समय का जो पाकिस्तान है ना, वहाँ से अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। भारत में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि। अगला क्वेश्चन है, सुदूर पश्चिम उत्तर से प्राप्त अभिलेखों की लिपि क्या थी? सुदूर पश्चिम उत्तर से क्या तात्पर्य है? मतलब जो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, कंधार काबुल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ की लिपि क्या थी? ग्रीक आर्मेक। ग्रीक आर्मेक, ध्यान रखना, ग्रीक आर्मेक लिपि से प्राप्त हुए हैं। कहाँ के अभिलेख? ये अपने मतलब अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो उधर कंधार अभिलेख प्राप्त हुआ है, सारे कुन्ना अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो सब ग्रीक आर्मेक लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा जारी किए गए स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? ये यहाँ ये होना था। तो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। वहीं कुछ लघु स्तंभ लेख भी हैं, लेकिन जो बड़े आकार के स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ लेख में एक साथ 2 अभिलेख उत्कीर्ण है? तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है ना, जो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, वो वहाँ पर 2 स्तंभ लेख, मतलब 2 लेख प्राप्त हुए हैं। एक तो प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, दूसरा उसी में ही रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जिसमें अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, अशोक की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन केवल और केवल एक पत्नी कारुवाकी, जो कि कलिंग की राजकुमारी थी, उसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाकर स्थापित किया गया? एक तो मेरठ में था, उसको दिल्ली में लाया गया। दूसरा था टोपरा। तो ये 2 अभिलेख, मतलब ये दोनों स्तंभ लेख थे। तो मेरठ और टोपरा से इनको जो है निकलवा करके दिल्ली में जो उसने उसका जो फिरोज शाह कोटला बोला जाता है, वहाँ ला करके उसने स्थापित करवाया। और ये जो मेरठ वाला है ना, इसी को सर्वप्रथम टी कैंथलर ने खोजा था 1750 में। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा अशोक के किस अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित करवाया गया? तो जो प्रयाग स्तंभ लेख था ना, जिसमें रानी अभिलेख भी सम्मिलित है, बाद में अपना जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी उसी में है, तो इसको मुगल बादशाह अकबर द्वारा इलाहाबाद में ला करके स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के किस अभिलेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो धर्म महामात्र ये जो है एक प्रकार से अधिकारी हुआ करते थे, जो
अशोक के धर्म की देखरेख के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो इनकी नियुक्ति के विषय में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो अशोक के 5वें शिलालेख से। देखो, अशोक के 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो उनमें से जो 5वां अभिलेख है, 5वां शिलालेख है, तो उसी से पता चलता है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि आपातकाल के समय राजकीय ये अन्नागार है, राजकीय अन्नागार की स्थापना की गई थी? तो ये कहाँ से पता चलता है? तो ये महास्थान अभिलेख, महास्थान, हाँ, महास्थान अभिलेख जो कि अपना कहाँ से प्राप्त हुआ है? बंगाल से। तो बंगाल में महास्थान करके कोई स्थान है, तो वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है तो उसमें पता चला है कि आपातकाल के टाइम पर राजकीय अन्नागार से लोगों को अनाज वगैरह बांटा गया था। जैसे आज के समय में होता है ना, जब भी कभी बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, तो सरकार की तरफ से लोगों को राशन दिया जाता है। तो अशोक के टाइम पर भी ऐसा होता था। तो ये महास्थान अभिलेख से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख ताम्रपत्र के रूप में प्राप्त हुआ है? ताम्रपत्र। अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए ना, सब पत्थर मतलब शिलाओं पर लिखे हुए हैं। एकमात्र अभिलेख जो कि ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है यह है सोहगौरा। सोहगौरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये गोरखपुर मतलब उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि बहेलिये और मछुआरों ने अपना व्यवसाय त्याग कर कृषि कर्म अपना लिया? बहेलिये मतलब जो चिड़िया वगैरह पकड़ते हैं, एक प्रकार से शिकारी आप समझ सकते हो, मछुआरे मछली पकड़ने वाले। तो सम्राट अशोक के धम्म से लोग इतने प्रभावित हो गए कि पश्चिमोत्तर भारत के जो बहेलिये थे, मछुआरे थे, उन्होंने अपना व्यवसाय त्याग कर कृषि कर्म को अपना लिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। ये जो जानकारी है कंधार अभिलेख से पता चलता है। कंधार अभिलेख, जिसको सार-ए-कुन्ना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि द्विभाषी अभिलेख है। तो कंधार अभिलेख अथवा सार-ए-कुन्ना अभिलेख से ये चीज़ ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में प्राप्त हुआ है? तो ये अशोक के 8वें शिलालेख में प्राप्त होता है। अशोक ने जो तीर्थ यात्रा की थी, सबसे पहले वो बोध गया, फिर उसके बाद आखिर में वो लुम्बिनी गया। इसके अलावा वो जो गौतम बुद्ध जी से संबंधित दूसरे सभी नगरों में गया, कपिलवस्तु भी गया, सारनाथ भी गया। जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध जी गए थे उन सभी स्थानों की उसने यात्रा की थी। तो ये जो है अशोक के 8वें शिलालेख से ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा धमेख स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये सारनाथ में किया गया था, करवाया गया था सारनाथ में धमेख स्तूप। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस अभिलेख से काकिणी सिक्के का उल्लेख मिलता है? काकिणी सिक्के, तो इसके विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? महास्थान अभिलेख से। महास्थान वही जो पश्चिम बंगाल में है, और यहीं से अन्नागार के विषय में भी जानकारी मिलती है, राजकीय अन्नागार, जहाँ से लोगों को अनाज दिया जाता था। और इसी में जो है काकड़ी सिक्के के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो राजतरंगिणी से ही पता चलता है कि अशोक जो है शिव का उपासक था बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। और इसी राजतरंगिणी से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मैं यहाँ लिखता हूँ विजयेश्वर नामक शिव मंदिर, इसका उसने जीर्णोद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की तराई से सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो एक तो हो गया रोहिंदेई अभिलेख, जिसका विषय आर्थिक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेपाल की तराई से। दूसरा है निगिलवा, ये भी जो है नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो संप्रति जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार से संप्रति ने जैन धर्म के लिए कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल को माना जाता है सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी। हालांकि विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन अधिकतर जो है कुणाल को लेकर सहमत हैं। तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों में से कौन आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? सम्राट अशोक का पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके अलावा दशरथ, जो कि
अशोक का क्या कहते हैं वंशज था। तो ये भी जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इसने नागार्जुनी गुफाएं जो आजीवक संप्रदाय के भिक्षु थे उनको दान दिया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शासनकाल में भू राजस्व की सामान्य दर क्या थी? तो 1/6 कितना लिया जाता था? 1/6 मतलब उपज का 6वां हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। लेकिन जो लुम्बिनी है, गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, वहाँ पर इसको घटा करके 1/8 कर दिया, जो हमको रुमिनदेही अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे इसको, पूरे साम्राज्य में 1/6, लेकिन जो लुम्बिनी था वहाँ पर 1/8 था, उपज का 8वां हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शासनकाल में महामात्रों की नियुक्ति का क्या उद्देश्य था? तो अशोक के 5वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो इनकी नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, महामात्र की नियुक्ति के पीछे उद्देश्य ये था कि अशोक का जो धर्म है, उसकी जो धम्म की नीतियां हैं, उसका पालन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं, यही देखना धर्म महामात्रों का काम था। अगला क्वेश्चन, किसने अशोक के राज्य प्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया है? मतलब अशोक के राज्य प्रसाद से मतलब अशोक का जो राजमहल था उसको किसने देवताओं द्वारा निर्मित बताया है? तो ये फाहियान जो चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, उसके समय में भारत पर आया हुआ था। तो इसने पाटलिपुत्र की भी यात्रा की थी और अशोक के राजमहल को देख करके ये चकित हो गया था और इसने कहा कि अशोक का राजमहल देवताओं द्वारा निर्मित लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन समितियों द्वारा होती थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो मेगस्थनीज उसने अपनी इंडिका में लिखा है कि जो पाटलिपुत्र नगर है यहाँ पर जो 6 समितियाँ नगर का शासन देखती थी। तो पाटलिपुत्र नगर का शासन प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से टोटल कितने लोग हो गए? 30। तो 30 लोगों की 6 समिति होती थी, प्रत्येक समिति में 5-5 लोग होते थे। किसके अनुसार? ये मेगस्थनीज के अनुसार। ध्यान रखेंगे, 30 लोग होते थे, 30 व्यक्ति, और समिति होती थी टोटल 6, प्रत्येक समिति में 5-5 व्यक्ति सम्मिलित होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी है ये, महाराष्ट्र के किस स्थान से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो सोपारा महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहाँ से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद भी कई सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको मैं अगले वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।